तो आज की हमारी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसकी कहानी मतलब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल, महत्वाकांक्षा, बगावत और सिस्टम से सीधी टक्कर। एक ऐसा किरदार जो कुछ लोगों के लिए नायक है तो कुछ के लिए शायद विलन। और ये टक्कर किसी राजनीतिक दफ्तर के बंद कमरों में नहीं हुई, ये सड़क पर हुई। ये कहानी है राजस्थान के नरेश मीणा की। एक ऐसा युवा नेता जिसके पास ना कोई राजनीतिक विरासत थी, ना कोई गॉडफादर, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने अपने जुनून और क्या कहते हैं हिम्मत से पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो नरेश मीणा के छात्र जीवन की गलियों से लेकर उनके एक विस्फोटक विद्रोह तक के पूरे सफर को दिखाते हैं। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक साधारण लड़का सिस्टम से टकराने वाला इतना बड़ा बागी बना कैसे। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी राजनीति में वफादारी की है, धोखे की है, हाँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जनता के गुस्से की है। और सबसे बढ़कर ये दिखाती है कि कैसे मतलब कभी-कभी एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति सिस्टम से सीधे भिड़ने की हिम्मत कहाँ से लाता है। इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में। हाँ, जिसे लोग मजाक में नेताओं की फैक्ट्री भी कहते हैं। हाँ, और ये फैक्ट्री नेताओं को गढ़ती भी है और तोड़ती भी है। नरेश मीणा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने साधारण नहीं थे। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने सीखा कि भीड़ की नब्ज कैसे पकड़ते हैं, उसे अपनी आवाज कैसे बनाते हैं। वो हजारों छात्रों की आवाज बने, उनके हक के लिए सड़कों पर उतरे, पुलिस की लाठियां खाईं और यहाँ तक कि जेल भी गए। रिपोर्ट्स में साफ जिक्र है कि यही उनके अंदर एक बागी व्यक्तित्व ने जन्म लिया। जो किसी के सामने झुकने या यूं कहिए समझौता करने को तैयार नहीं था। सही। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि यूनिवर्सिटी का माहौल नेताओं को कैसे गढ़ता है। वहाँ आप पहली बार सिस्टम की खामियों को, उसकी लाल फिताशाही को बहुत करीब से देखते हैं। चुनौती देने का साहस भी शायद वहीं से मिलता है। बिल्कुल, नरेश मीणा के मामले में ये अनुभव उनके भविष्य के टकराव की नींव रख रहा था। उन्हें शायद ये समझ आ गया था कि सत्ता तक पहुंचने के लिए सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और ज्ञापन देना काफी नहीं होता। तो छात्र राजनीति की इस भट्टी से निकलकर वो मुख्यधारा की राजनीति में आए। विश्वविद्यालय के बाद नरेश मीणा ने सालों तक कांग्रेस पार्टी के लिए एक आम कार्यकर्ता की तरह काम किया, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये ट्रांजिशन आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होना और एक पार्टी का आम कार्यकर्ता होने में बहुत फर्क, बहुत ज्यादा। इन रिपोर्ट्स में एक दिलचस्प किस्सा है कैसे एक बड़े नेता की रैली के लिए उन्हें सिर्फ भीड़ जुटाने और कुर्सियां लगवाने का काम दिया गया। अच्छा। उनके एक करीबी का जिक्र है कि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि पार्टी में ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि नेटवर्क और पहुंच भी चाहिए, जो उनके पास नहीं थी। हाँ, वो सालों तक दरी बिछाते रहे, नारे लगाते रहे, इस उम्मीद में कि उनकी वफादारी का इनाम मिलेगा। और उन्हें ये इनाम 2024 के देवली उनियारा उपचुनाव में टिकट के रूप में मिलने का मतलब पूरा भरोसा था। वो मान कर चल रहे थे, हाँ, कि इतने साल की मेहनत और जमीनी पकड़ को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन राजनीति की शतरंज में अक्सर पैदल सिपाही की बाजी नहीं लगती। हाँ। पार्टी के समीकरण कुछ और थे और टिकट किसी और को दे दिया गया। हमारे स्रोत इसे वो पल बताते हैं जब नरेश मीणा का सालों का दबा हुआ सब्र मतलब टूट गया। उनके लिए ये सिर्फ एक टिकट का इनकार नहीं था। नहीं, ये उनकी मेहनत और वफादारी का अपमान था। बिल्कुल। और यह उन्होंने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोग चुन पाते हैं, बगावत का रास्ता। उन्होंने तय किया कि अब वो किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं, अपनी हिम्मत पर चुनाव लड़ेंगे। ये राजनीति में क्लासिक पैटर्न है। जब किसी कार्यकर्ता को लगता है कि सिस्टम ने उसके साथ धोखा किया है तो वो सिस्टम के बाहर अपनी ताकत आजमाता है। सही। नरेश मीणा का निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला इसी भावना का नतीजा था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत लड़ाई से ऊपर उठाकर सम्मान की लड़ाई बना दिया। और यहीं से कहानी में एक तूफान आता है। हाँ। पार्टी से बगावत के बाद नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। उनके पास न पार्टी का फंड था, न कोई बड़े स्टार प्रचारक। उनके पास थी तो सिर्फ जनता और उनका अपना गुस्सा, जो उनके भाषणों में आग बनकर बरसता था। और ये पैटर्न हम कई जगहों पर देख रहे हैं। जब मुख्य धारा की पार्टियां जमीनी मुद्दों से कट जाती हैं तो एक वैक्यूम या खालीपन बन जाता है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि नरेश मीणा ने उस खालीपन को सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि पहचान की राजनीति से भरा। उनका एक मशहूर नारा था, ये लड़ाई मेरी नहीं, आपके सम्मान की है। तो उन्होंने इसे मीणा समुदाय के सम्मान की लड़ाई बना दिया। हाँ, जिससे उन्हें वो भावनात्मक समर्थन मिला जो पार्टियों के चुनावी गणित पर भारी पड़ गया। और फिर तो देवली उनियारा में जो हुआ वो देखने लायक था। उनके पीछे इतनी भीड़ जुटने लगी कि मतलब बड़ी बड़ी पार्टियों के होश उड़ गए। सही बात है। स्रोत कहते हैं कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के पीछे ऐसी दीवानगी और जुनून
राजस्थान ने बहुत कम देखा था। वो जहाँ जाते एक जनसैलाब उनके पीछे होता। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति जनता की नब्ज पकड़कर स्थापित राजनीतिक दलों को चुनौती दे सकता है। जब मतदाता मौजूदा विकल्पों से निराश होते हैं तो वो एक ऐसे उम्मीदवार की ओर आकर्षित होते हैं जो उनकी भाषा बोलता है, उनके बीच का लगता है और उनके गुस्से को आवाज देता है। बिल्कुल, नरेश मीणा ने ठीक यही किया। तो एक तरफ वो जमीन पर अपनी पकड़ बना रहे थे, भीड़ खींच रहे थे, लेकिन एक स्थानीय उपचुनाव को राष्ट्रीय खबर बनाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी भड़की 13 नवंबर 2024 को, यानी वोटिंग के दिन। ये घटना थप्पड़ कांड के नाम से जानी गई। हुआ ये कि समरावता गांव में कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे। अच्छा। नरेश मीणा उनके समर्थन में वहां पहुंचे। आरोप है कि प्रशासन ने उन पर वोट डालने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, जिससे माहौल गर्मा गया। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मीडिया के कैमरों और हजारों की भीड़ के सामने नरेश मीणा की प्रशासनिक अधिकारी से बहस हुई और उन्होंने वहां मौजूद एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि चुनाव के दिन एक एसडीएम सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता। उसके पास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। बिल्कुल। यानी उस पर हमला करना सीधे सीधे राज्य की सत्ता और चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देना माना जाता है। इसीलिए ये घटना इतनी बड़ी बन गई। तो ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था। नहीं, ये सालों से दबे हुए गुस्से का एक प्रतीकात्मक विस्फोट था, सिस्टम के प्रति उनके आक्रोश का चरम। लेकिन क्या इसे सिर्फ प्रतीकात्मक कहना सही है? क्योंकि कई लोग इसे कानून का मजाक उड़ाना और मतलब सीधी सीधी गुंडागर्दी भी कहेंगे। हाँ। क्या स्रोत इस दूसरे नजरिए पर भी कोई रोशनी डालते हैं? हाँ, बिल्कुल डालते हैं। और यही इस कहानी का सबसे जटिल पहलू है। नरेश मीणा ने बाद में कहा भी, मैं अपनी जनता के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता। तो इस एक घटना ने उन्हें दो छवि एक साथ दे दी, एक कानून तोड़ने वाले की और दूसरी जनता के रक्षक की। बिल्कुल। उनके समर्थकों के लिए ये सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा था, एक हीरो का एक्शन। लेकिन प्रशासन और कानून की नजर में ये एक गंभीर अपराध था। थप्पड़ कांड के बाद जो हुआ वो किसी युद्ध के मैदान जैसा था। हाँ। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची। हाँ। लेकिन उनके हजारों समर्थक ढाल बनकर खड़े हो गए और गांव को चारों तरफ से घेर लिया। स्रोत बताते हैं कि पूरी रात समरावता गांव एक छावनी में तब्दील रहा। रात के अंधेरे में भारी पुलिस बल, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी शामिल थी, गांव में घुसा। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठी चार्ज किया। माहौल पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया। जवाब में समर्थकों ने भी जबरदस्त पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों और वज्र वाहन में आग लगा दी। वज्र वाहन में भी आग लगा दी? ये एक सीधी टक्कर थी जनता और प्रशासन के बीच। हाँ, वज्र वाहन यानी वो दंगा नियंत्रण वाली गाड़ी। मतलब साफ था कि समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक राजनीतिक विरोध एक कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या में बदल सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक व्यक्ति और उसके समर्थक दोनों ही राज्य की पूरी मशीनरी से सीधे टकरा रहे थे। ये एक बहुत ही संवेदनशील और विस्फोटक स्थिति थी। कई घंटों के संघर्ष के बाद सुबह होने तक पुलिस ने आखिरकार नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। और गिरफ्तारी के वक्त भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था। उन्होंने मीडिया के कैमरों में देखकर कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, यह संघर्ष जारी रहेगा। कमाल है। मतलब एक तरफ उन पर दंगे भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ वो इसे संघर्ष का नाम दे रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। हाँ, सूत्रों के मुताबिक उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और दंगा भड़काने जैसी कई गंभीर धाराएं लगी हैं। इनमें से कुछ गैर जमानती भी हैं। हाँ, नॉन अवेलेबल। ये दिखाता है कि प्रशासन इसे एक साधारण झड़प के तौर पर नहीं देख रहा था। नहीं, बल्कि राज्य की सत्ता को सीधी चुनौती के रूप में देख रहा था। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? एक तरफ वे एक बागी हैं जिन्होंने कानून हाथ में लिया और दूसरी तरफ वो एक ऐसे नेता हैं जिसने अकेले दम पर पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है। कोई उन्हें बाहुबली कहता है, जिसकी राजनीति हिंसा और भीड़ तंत्र पर आधारित है। तो कोई उन्हें सिस्टम से लड़ने वाला नायक मानता है। हाँ, जो दबे कुचले लोगों की आवाज है। उनकी कहानी ने राजस्थान के युवाओं में एक नई तरह की ऊर्जा और बहस छेड़ दी है। ये इस बहस को भी जन्म देती है कि क्या अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनाया गया हर तरीका जायज है? क्या सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम को तोड़ना जरूरी है? उनका तरीका सही था या गलत, ये हमेशा चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन उनके साहस और उनके संघर्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सही बात है। ये कहानी दिखाती है कि जब एक व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ जाए और उसे जनता का समर्थन मिल जाए, तो वो स्थापित सत्ताओं की नींव हिला सकता है। नरेश मीणा की ये कहानी कई सवाल खड़े करती है, लेकिन एक सवाल है जो शायद सुनने वालों के मन में अब तक घूम रहा होगा। बिल्कुल। इस पूरे विरोध, थप्पड़ कांड, गिरफ्तारी और इतने बड़े हंगामे के बीच